पिछले वीडियो में मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं चैप्टर फर्स्ट को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जरूर से जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर सेकंड आत्म एवं व्यक्तित्व यानी सेल्फ एंड पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दोस्तों, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है। आपको ऑलरेडी आत्म के बारे में पता है, आत्म का मतलब होता है सेल्फ। तो सेल्फ के बारे में, सेल्फ की धारणा को बच्चे में स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है दोस्तों। इस प्रश्न को आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान से समझिएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, माता पिता, मित्रों और शिक्षकों, या ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में उनके माता पिता, मित्रों और शिक्षकों और साथ साथ जिनसे वो अंतःक्रिया करते हैं उन लोगों की भूमिका अहम होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इस चैप्टर से तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जा चुका है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऑलरेडी इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न है हमारा, आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। दोस्तों ये चैप्टर हमारा है सेल्फ एंड पर्सनालिटी का, यानी कि आत्म एवं व्यक्तित्व का। तो आत्म एवं व्यक्तित्व की समझ के द्वारा ही हम अपने आप को और दूसरे के व्यवहारों को अलग अलग कंडीशन में भी समझने का क्षमता रखते हैं, समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। ऑप्शंस है आत्मगत, वस्तुगत, आत्मगत और वस्तुगत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आत्म को हम लोग यानी सेल्फ को, अपने आप को समझने के लिए आत्मगत और वस्तुगत दोनों हो जाएगा। अब बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि भैया आत्मगत क्या होता है और वस्तुगत क्या होता है। जैसे आत्मगत करने का मतलब हो गया जो कुछ करता है, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये मैं कुछ कर रहा हूं, तो ये आपका आत्मगत हो गया। और वस्तुगत का मतलब हो गया जो किसी चीज से प्रभावित होता है। आप मेरी पढ़ाई से प्रभावित हो भाई, तभी ना आप पढ़ने आते हैं मेरे चैनल पे। तो ये क्या हो गया, वस्तुगत हो गया। ध्यान दीजिएगा, आत्म को हम लोग आत्मगत और वस्तुगत दोनों रूप में समझ सकते हैं। क्लियर रखिएगा कंसेप्ट को। अगला हमारा प्रश्न है थर्ड नंबर, देखिए कि आत्म का तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के। तो दोस्तों ऑप्शंस है सचेतन अनुभवों की समग्रता से है, चिंतन की समग्रता से है, भावनाओं की समग्रता से है, उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड का भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न आपका समझिए, आत्म का तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों की समग्रता से भी होती है, चिंतन की समग्रता से भी होती है और भावनाओं की समग्रता से भी होती है। यानी थिंकिंग भी करता है, इमोशनल भी होता है और किसी के बारे में सोचता भी है। तो इसी को हम लोग आत्म का तात्पर्य समझते हैं। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेक्टेड प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़ते चलिएगा। और इस वीडियो में मैंने जितने भी चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछा गया सबको इंक्लूड कर दिया। अब देखिए 4 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है, केवल अपने बारे में संबंध का अनुभव करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 4 का ऑप्शन है, व्यक्तिगत आत्म में। केवल अपने बारे में तो व्यक्तिगत आत्म में, ध्यान रखिएगा, केवल अपने बारे में तो व्यक्तिगत आत्म में ही होगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, ऑप्शन है आपका सही है। 5 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें सहयोग, संबंधन, त्याग, एकता जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है। देखिए सहयोग की बात आ गई है, संबंधन की बात आ गई है, त्याग की बात आ गई है। तो इसमें भाई बात आ जाएगी फैमिलियल की, यानी कि जो आपके सोशल हो जाएंगे, सोशल की बात इसमें आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखेंगे, सामाजिक आत्म। क्या हो जाएगा, जिसमें हम लोग सहयोग, संबंधन, त्याग, एकता जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक आत्म। यानी कि दुनियादारी के बारे में भी, सेल्फ के बारे में ना सोचकर दुनियादारी के बारे में भी सोचना, यानी हमारे अंदर सामाजिक आत्म का भी विकास होना। ध्यान देंगे आप लोग। अगला हमारा प्रश्न है 6 नंबर, जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं और अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसी को कहा जाता है। देखिए अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं, खुद अपने आप का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको समझाया, अपने बारे में करेगा तो व्यक्तिगत संप्रत्यय नहीं होगा भाई, व्यक्तिगत संप्रत्यय को आप कट कीजिएगा, इसका मैं डिफिनीशन आपको आगे समझाऊंगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा आत्मधारणा, अपने आप की धारणा को प्रस्तुत करना, यानी कि अपने आप का प्रत्यक्षण करना, अपने गुणों के बारे में विचार रखना, अपनी क्षमताओं के बारे में विचार प्रकट करना, इसको कहते हैं आत्मधारणा, यानी कि सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट, जिसको आप आत्म संप्रत्यय के नाम से भी जानेंगे। मान लीजिए आत्म संप्रत्यय धारणा न देकर यहाँ पर संप्रत्यय दे दिया तो भी आप टिक लगा दोगे।
नेक्स्ट हमारा 7 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसके द्वारा हम अपने व्यवहार संगठित और परिवीक्षण या मॉनिटर करते हैं। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो किसके द्वारा हम अपने व्यवहार संगठित और परिवीक्षण या मॉनिटर करते हैं, तो ये भी आपका सेल्फ रेगुलेशन जब आप में होगा, यानी जिसे कहते हैं आत्मनियमन। तो अगर आपके अंतर्गत आत्मनियमन होगा तभी जाकर आप अपने व्यवहार को संगठित और परिवीक्षण, जिसे आप मॉनिटर अंग्रेजी में कहते हैं, तो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो सही जवाब आपका आत्मनियमन हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले चैप्टर का वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है। आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल के लिए। तो सेल्फ कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं भाई, तो अपने व्यवहार का परीक्षण करके, अपने व्यवहार का ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर। दोस्तों ऑप्शन भी है आपका आत्म अनुदेश, तो यानी कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन, अपने आप को अनुदेश देकर। आत्म प्रबलन यानी कि कहने का मतलब हो गया सेल्फ रिइंफोर्समेंट हो गया, तो आत्म प्रबलन भी आपका हो गया, आत्म अनुदेश भी हो गया, और अपने व्यवहार का परीक्षण करके भी हम लोग नियंत्रण के लिए तकनीक अपना सकते हैं। आप देखिएगा 2020 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था, तो पहला प्रश्न मॉडल का यही प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लाया है, सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि आत्मनियंत्रण के लिए ऑब्जेक्टिव में ना होकर इन सभी प्रश्नों को सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों ध्यान से पढ़ते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे साइकोलॉजी के लेकर कि मैं परेशान हो गया, साइकोलॉजी पढ़ाइए साइकोलॉजी पढ़ाया, फिर मुझे स्टार्ट करना ही पड़ा। और हम लोग 9 चैप्टर को 10 दिन में खत्म कर लेंगे, एक आध दिन मुझे भी छुट्टी दीजिए। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है। देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एकदम याद रखिएगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है। मैं बता दूं, ये प्रश्न को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट किया। आप 2009 में देखिए, 2019 में देखिए, बहुत बार इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है। तो दम याद कर लीजिए आज कि यूंग ने क्या किया है कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मित्र को कंफ्यूजन होगा। बहिर्मुखी का क्या होता है, डिफिनीशन आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो अंतर्मुखी का मतलब होता है जो अकेले रहना पसंद करता है, दूसरों से बचता है और शर्मीला होता है। तो यानी कि जो अकेले रहना पसंद करता है, दोस्तों जो अकेले रहना पसंद करता है, जो शर्मीला होता है और जो दूसरों से बचते हुए चलता है, उसको कहते हैं अंतर्मुखी। हम लोग देहाती भाषा में उसे क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। माता पिता कहती है एकदम से है, अब मैं नहीं बताऊंगा, बीच में खाली स्थान है, लड़का घर से निकलता नहीं, एकदम से क्या है तो आप बताइएगा। बहिर्मुखी का मतलब होता है जो सामाजिक होते हैं, जो सामाजिक होते हैं। दोस्तों तो आपके एग्जामिनेशन में डिफिनीशन आ जाना तो छोड़कर मत आइएगा, नहीं तो मेरा भी नाम डूबेगा और आप अपना भी मार्क्स कटवाइएगा। तो अंतर्मुखी का मतलब होता है जो अकेले रहना पसंद करता है, दूसरों से बचता है, शर्मीला होता है। और बहिर्मुखी का मतलब होता है जो सामाजिक होता है। सामाजिक का मतलब समझते हैं आप। तो 2009 में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। देखिए व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में आपको इस चैप्टर में भर भर के पढ़ना है। व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व का कितने नियम, व्यक्तित्व को किस तरह से बताया है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। तो प्रश्न है आपका व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो 10 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा आलपोर्ट के द्वारा। गार्डन आलपोर्ट का नाम याद रखिएगा। विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा, तो गार्डन आलपोर्ट के द्वारा। और गार्डन आलपोर्ट विशेषक उपागम के अग्रणी भी इनको माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, विशेषक उपागम जैसे ही है, विशेषक सिद्धांत जैसे ही है, जैसे आपको याद कर लेना है कि गार्डन आलपोर्ट, गार्डन आलपोर्ट का नाम आप लोग को याद रख लेना है, भूलिएगा नहीं तो फिर मुझे मत कहिएगा कि मैंने नहीं पढ़ाया। अब देखिए 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। जिस तरह से हिस्ट्री में आपने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा, यहाँ पर व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली यानी कि व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है, कि ऑब्जर्वेशन करने का एक तरीका है, एक मेथड है। तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था रेमंड कैटेल के द्वारा। तो कैटेल ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन डी में। तो रेमंड कैटेल को आप लोग टिक करेंगे। और इन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर को दिया था, और जिसको आप 16 पीएफ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 16 पीएफ भी कहा जाता है, पर्सनालिटी फैक्टर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। दोस्तों तो किन्होंने दिया था, रेमंड कैटेल ने। भूलिएगा नहीं, मैं बार बार आपको समझाने वाला हूं नहीं, तो आप एक वीडियो में समझ लीजिए, ना हो तो वीडियो को 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन सारे कंसेप्ट को याद कर लीजिए। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए
विश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं भाई। तो जो आपका विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, स्टार्टिंग में इस पे जो फ्रायड साहब थे, फ्रायड साहब ने भी बहुत वर्क किया था। लेकिन अगर यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में पूछे ना विश्लेषणात्मक सिद्धांत, देखिए हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में मैंने फ्रायड भी डाल दिया है। क्यों डाला है? क्योंकि 2021 में प्रश्न पूछा गया था और सेम टू सेम यही ऑप्शन डाला गया था। तो मैंने पहले तो क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किया, फिर आपके लिए प्रश्नों को लाया। बहुत सारे जो भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में सेकंड चैप्टर से पूछे गए उन सभी प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। तो उसमें ऑप्शंस आपका फ्रायड भी था। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन ध्यान देना है व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत आपको कार्ल यूंग का लगाना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? कार्ल यूंग। स्टार्टिंग में यूंग ने भी फ्रायड के साथ मिलकर ही काम किया था, किंतु बाद में फ्रायड से वो अलग हो गए थे और उन्होंने एनालिटिकल सिद्धांत यानी एनालिटिकल थ्योरी जो भी कह सकते हैं आप, उसके बारे में उन्होंने बताया, यानी कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में प्रतिपादित किया इसको। कौन? तो कार्ल यूंग का नाम याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि सर फ्रायड दिया भैया, तो फ्रायड मैंने समझा दिया, फ्रायड ने भी दिया है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में पूछे तो कार्ल यूंग बताइए। कार्ल यूंग ने इस पे बहुत ज्यादा वर्क किया है, क्योंकि देखिए अभी मैं आगे वाले प्रश्नों में आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, उसी से रिलेटेड प्रश्न आने वाला है। 13 नंबर है, फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कितने हैं? तो पता है भैया, 3 हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपने पढ़ा होगा, ईदम, अहम और पराहम के बारे में। तो वही फ्रायड ने दिया था। व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व को बांटा था। तो कितने? तो 3 टाइप्स में। कौन कौन आपके? ईदम, अहम और पराहम। ईदम का मतलब होता है ईद कहते हैं यहाँ पे। अहम का मतलब होता है ईगो। ईगो जानते हैं ना, अरे तुम्हें बड़ा ईगो है। और पराहम का मतलब सुपर ईगो, मतलब कि ईगो से भी बड़ा ईगो, सुपर ईगो। तो ईदम, अहम और पराहम, ईद, ईगो, सुपर ईगो, ध्यान रखिएगा। तो 3 आपके सही जवाब। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न आपका ईद पे ही आ गया। ईद आधारित है, तो ईद जो होता है जिसे आप लोग सुखेप्सा का सिद्धांत भी कहते हैं, तो याद रखिएगा आधा यहाँ पे प होगा, सुखेप्सा। तो सुखेप्सा के सिद्धांत आपके एग्जामिनेशन में सुफेक्सा का डिफिनीशन भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसे आप प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं। प्लेजर का मतलब हो गया आनंद। तो प्लेजर प्रिंसिपल दोस्तों, प्लेजर प्रिंसिपल हो जाएगा ना, PLE। तो प्लेजर प्रिंसिपल सुखेप्सा के सिद्धांत पर ईद क्या होता है? आधारित होता है। ना तो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, ना ही नैतिकता के सिद्धांत पर, ना ही सामाजिकता के सिद्धांत पर। तो ये सुफेक्सा यानी कि अपने आप के प्लेजर के सिद्धांत पे अपना काम बनता तो भाड़ में जनता, इसी को कहते हैं ईद। इतना समझिए। लोग सुख की तलाश करते हैं, कष्ट का परिहार करते हैं। ईद को नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती, यानी कि नैतिकता के सिद्धांत पर ये बिल्कुल खड़ा नहीं उतरता है दोस्तों। वास्तविकता के सिद्धांत पर भी ये खड़ा नहीं उतरता है। तो ईद किस पे आधारित होता है? ध्यान दीजिएगा, सुखेप्सा के सिद्धांत पर, यानी कि प्लेजर यानी अपने आप की खुशी के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। देखिए अगला जो प्रश्न है ये 15 नंबर, आप जाकर देखिएगा 2021 में इस प्रश्न को आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2021 में क्या प्रश्न था कि निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है? नैतिक कमांडर किसे कहा जाता है? दम आंसर बैंक, क्वेश्चन बैंक में तो आंसर गलत दिया हो गया। उसने ईद को दे दिया है, माने कि अहम को दे दिया है, अहम को, उपाहम को दे दिया है ना, उपाहम उसमें एक ऑप्शन दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा, उपाहम कहिए चाहे ईद कहिए, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पराहम। ध्यान दीजिएगा, एकदम पराहम बिल्कुल 100% राइट है दोस्तों, क्योंकि पराहम में हम लोग सामाजिक मूल्यों के, नैतिक मूल्यों के आलोक में सही गलत का निर्णय करते हैं। और इस तरह से जो आपका होता है ये नैतिकता के नियम पर, यानी मोरालिटी प्रिंसिपल पर, मोरालिटी, नैतिक का मतलब क्या होता है? मोरालिटी। तो मोरालिटी प्रिंसिपल पर यह आधारित होता है। वो आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे आधारित होता है। वो सुखेप ईद जो होता है आपका, ये ईद जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे आधारित होता है। पराहम जो होता है वो आपका मोरालिटी प्रिंसिपल पे आधारित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे पराहम का विकास होता है व्यक्ति के आंतरिक नियंत्रण की शक्ति बढ़ने लगती है। और पराहम, जिसे आप पराहम हो गया ना, और यहाँ पर ईद, ईद का मतलब आप उपाहम भी समझ सकते हैं, कहीं कहीं ईद को उपाहम के रूप में भी बताया जाता है। तो उपाहम के माध्यम से कार्य करता है। और ईगो जो होता है, ईगो अपना जो होता है वो अनैतिक इच्छाओं को कार्य रूप देने से रोकता है। ईगो नहीं कहते हैं, बड़ा ईगो वाला बना हुआ है, मतलब कि वो अनैतिक इच्छाओं को रोकता है, कंट्रोल करता है, ईगो आपका। तो हर लोगों में ईगो का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। लोग कहते हैं तुम्हें बड़ा ईगो आ गया है, लेकिन हमारे अंदर ईगो का भी होना जरूरी है, सुपर ईगो का भी होना जरूरी है। अगर सुपर ईगो हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारी पर्सनालिटी का नैतिक कमांडर कैसे होगा, कमांड कैसे होगा? तो समझिएगा, हमारे अंदर उपाहम भी होना, ईद भी होना जरूरी है, पराहम भी होना जरूरी है, और उपाहम भी होना यानी कि अहम भी होना जरूरी है। तो सब चीज होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य है तो रहेगा ही। 16 नंबर है कि संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? संवेदनात्मक यानी आप समझ गए, इमोशन से बात आ गई भाई। तो अहम ये जो संबंधित है आत्मसंप्रत्यय से। अब इमोशंस की बात आ गई तो आत्मरक्षा भी ध्यान देना है, आत्मसम्मान का भी ध्यान देना है, यानी ऑप्शन डी आपके सही जवाब। उपरोक्त सभी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
17 नंबर को देखिएगा, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब बात आ गई ना फ्रायड द्वारा, अभी तो आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था मनोविश्लेषण के बारे में, एनालिटिक के बारे में कि कार्ल यूंग ने दिया था। मैंने ये भी आपको बताया कि 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया। स्टार्टिंग में फ्रायड ने भी इस पे वर्क किया था और कार्ल यूंग भी स्टार्टिंग में फ्रायड के साथ ही वर्क कर रहे थे इस पे, लेकिन फिर बाद में वो अलग हो गए थे। तो फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 17 का आपका सही जवाब ऑप्शन यही होगा, क्योंकि दोस्तों मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, फ्रायड ने इसको प्रतिपादित किया था। सही जवाब हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया है विश्लेषणात्मक सिद्धांत अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे तो यूंग ने बताइएगा। और देखिए यूंग मतलब कि फ्रायड के बाद जिन लोगों ने ये मनोविश्लेषण यानी विश्लेषणात्मक सिद्धांत पे वर्क किया उनको कहा गया, एक और नाम उनको दिया गया प आधा स अच, यानी कि आप समझ गए पश्च फ्रायडवादी उपागम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किनको? तो कार्ल यूंग, इन लोगों को, इनको नहीं, फ्रायड को नहीं। अगला हमारा प्रश्न है 18 नंबर कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है इसके कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक। तो कारक विश्लेषण सिद्धांत का सिद्धांत अभी मैंने शायद बताया भी, रेमंड कैटल का नाम मैंने आपको बताया। तो कैटल याद रखिएगा, जिनका पूरा नाम था रेमंड कैटल। रेमंड का कपड़ा आप लोग पहनते होंगे, पहनते तो नहीं है भैया, रेमंड का थोड़ा महंगा आता है। तो रेमंड कैटल जो होता है यानी कि फैक्टर एनालिसिस, यानी कि कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस हो जाएगा ना इसका, कारक विश्लेषण का अंग्रेजी वाले को भी दिक्कत होता होगा। तो फैक्टर एनालिसिस है जो कारक विश्लेषण सिद्धांत है, उसको कैटल यानी रेमंड कैटल ने दिया था और उन्होंने 16 प्राथमिक मूल विशेषज्ञों की जानकारी दी थी। तो पूछा जाता है कभी कभी कि 16 प्राथमिक मूल विशेषज्ञों की जानकारी किसने दी थी, तो रेमंड कैटल ने। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर है टाइप ए एवं टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादक किसने किया। इंपॉर्टेंट है भैया, VVI प्रश्न है ये। इस प्रश्न को आपके 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से देखा ना तो आपका प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके कमेंट्स आते हैं कि सर साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर करा दीजिए, वो आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाइप ए एवं टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था, तो सही जवाब आपके ऑप्शन हो जाएंगे फ्रीडमैन। लेकिन एक और मनोवैज्ञानिक का नाम इससे संबंधित है जिसको आप कहते हैं रोजेनमैन। तो याद रखिए कभी कभी रोजेनमैन दे दे, मान लीजिए फ्रीडमैन ना दे तो रोजेनमैन को भी आप टिक लगा सकते हो। तो फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन, हालांकि ये इसमें मैं रोजेनमैन को भी डालता, लेकिन 2020 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका था तो सेम टू सेम मैंने ऑप्शंस को भी यहाँ पर मैंने पुट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए देखिएगा, और नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, और मैं समझाऊंगा अभी टाइप ए का मतलब क्या होता है, टाइप बी का मतलब क्या होता है। देखिए अगले प्रश्न में, देखिए क्यों, क्योंकि हर एक प्रश्न में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते करते पूरा हम लोग समझ लेंगे। 20 नंबर प्रश्न है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन है प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री या इनमें से सभी, सब पाया जाता है। अब समझ लीजिए जो आपके फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन साहब ने टाइप ए एवं टाइप बी व्यक्तित्व के बारे में बतलाया, तो मैं उसमें बता देता हूं आपको टाइप ए के बारे में पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। टाइप ए के में क्या होता है, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है, धैर्य की कमी होती है इसमें, और समय की कमी का अनुभव लोग करते हैं। जो टाइप ए में आते हैं वो समय की कमी का अनुभव करते हैं, धैर्य की कमी का अनुभव करते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे काम करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि जिनमें धैर्य की कमी रहेगी वो जल्दी जल्दी कोई भी काम करना चाहेगा। अब रसगुल्ला रखा हुआ है, धैर्य की कमी है भाई, तो किसी तरह से खा लेना है, उसको मुंह में दबा लेना है, रस गार के खाएं चाहे जिस प्रकार से खाएं, लेकिन उसको अपने मुंह के अंदर डाल लेना है। तो धैर्य की कमी होती है टाइप ए प्रकार वाले व्यक्तित्व में। और इसमें अनुभव जो होता है कठिनाइयों का अनुभव करता है, अगर धीरे धीरे कोई कार्य हो रहा है तो कठिनाइयों का। और ऐसे लोग टाइप ए प्रकार वाले लोग क्या होते हैं, वो CHD एक बीमारी है, उससे ग्रसित होने का खतरा उनका ज्यादा होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं CHD, यानी कि क्रारोनेरी हृदय रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो CHD अगर पूछ दिया जाए एग्जामिनेशन में तो ध्यान दीजिएगा, टाइप ए से अति रक्तदान से भी ये लोग क्या होते हैं, तो संवेदनशील इसके प्रति होते हैं। टाइप बी वाले के लिए मैं अलग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिए टाइप सी वाले में, और टाइप बी में क्या होता है, टाइप ए के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हम लोगों ने टाइप ए में क्या पढ़ा कि उनमें अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, तो टाइप बी वाले में धैर्य की कमी नहीं होती है, उनके पास धैर्य भी होता है। रखा हुआ है रसगुल्ला तो हम ही को ना खाना है, खाएंगे, टेंशन क्या लेना है, अभी जल्दी खाने से क्या जरूरत है, आराम से खाएंगे। तो टाइप बी में वैसे लोग आते हैं। टाइप ए में कौन से लोग आते हैं समझ लीजिएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो अपने घर में उदाहरण दे लीजिएगा, हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता ही है। 21 नंबर प्रश्न
प्रश्न है, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन, तो ध्यान दीजिए, देखिए टाइप ए और टाइप बी का आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए कि फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने 2020 में भी हालांकि पूछा गया है। बात आती है टाइप सी की, तो याद रखिएगा मॉरिस जी हैं, हाँ, तो ऑप्शन बी में आपके मॉरिस साहब हैं। तो याद रखिएगा टाइप सी का सुझाव मॉरिस साहब ने दिया था। ऐसे लोग जो होते हैं वो कैंसर जैसे रोग के लिए संवेदनशील होते हैं और धैर्यवान भी होते हैं। टाइप सी में भी धैर्यवान आते हैं और टाइप सी वाले लोग जो होते हैं वो कैंसर जैसे रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो धैर्यवान लोग होंगे वो संवेदनशील भी होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा 22 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जामिनेशन में बार बार इससे प्रश्न पूछा ही जाता है कि एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव है। कामुक कहने का मतलब समझ चुके होंगे आप लोग, मतलब वो पिता के प्रति अट्रैक्टिव हो गई है। एक लड़की यानी कि एक बेटी, पिता हो गया, तो एक बेटी अपने पिता से कामुक लगाव तथा मां का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है। वो चाहती है, एक लड़की है जो अपने पिता से कामुक लगाव रखती है, अट्रैक्ट हो जाती है और मां का स्थान लेने की इच्छा को क्या कहता है, और वो चाहती है कि मैं अपनी माता की जगह ले लूं, यानी कि वो पिता से अट्रैक्शन यानी पिता से शादी करने के चक्कर में लग जाती है। तो ऐसी बीमारी को, ऐसी ग्रंथि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसको इलेक्ट्रा मनोग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जब कोई लड़की अपने पिता से कामुक लगाव यानी अपने पिता के प्रति अट्रैक्टिव हो जाए और मां का स्थान लेने की इच्छा रखता हो, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। और इसका इलेक्ट्रा क्यों नाम पड़ा ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या होता था, एक इलेक्ट्रा एक ग्रीक चरित्र यानी एक ग्रीक लड़की थी जिसने अपने पिता से विवाह करने के लिए अपने भाई के द्वारा माता की हत्या करवा दी थी। तो उसी के नाम पर मनोवैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रा मनोग्रंथि रख दिया। यानी कि जब कोई लड़की अपने पिता से शादी करने का प्रस्ताव रखती है, शादी करने का ख्याल रखती है अपने मन में, आपको पता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ निगेटिव पॉजिटिव यानी कि अगर विपरीत लिंग है तो उन दोनों में तो अट्रैक्शन होना भाई जरूरी है। कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, कभी भी एक लड़का और एक लड़की ज्यादा दिन तक अपने दोस्त नहीं रह सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है दोस्त, और मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो इसमें अगर ऐसा जो कंडीशन आता है, इसको आप इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहते हैं। हालांकि ये बात लड़कियों के साथ ही नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है। लड़के जो होते हैं वो अपने माँ के प्रति अगर लगाव रखने लगते हैं तो उसको ईडिपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईडिपस। और ईडिपस भी क्या था? ग्रीक राजा था जो कि अपनी पिता की हत्या करवा दिया था और अपनी मां से क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसके ही नाम पर रख दिया। तो ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर लड़की है, अगर लड़का की बात आ जाए तो लड़के के बाद में आपका ईडिपस आ जाएगा और लड़की के बाद में इलेक्ट्रा मनोग्रंथि आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में यह भी पूछा जाता है कि किससे वो अपना तुलना करती है। तो आगे मैंने इस प्रश्न को सिलेक्ट भी किया, देखिए वीडियो को, समझिए। समझ में आ गया होगा सभी को ना इसका, तो समझ लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 नंबर है कि एमएमपीआई जिसको आप कह सकते हैं मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, तो एमएमपीआई आविष्कारिका किसने विकसित किया था? ऑप्शन है आलपोर्ट, हाथवे तथा मैकिनले, आइजेंक या कैटल। तो 23 का आपका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन बी, हाथवे तथा मैकिनले। हाथवे तथा मैकिनले ने यहां पर एमएमपीआई यानी कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को विकसित किया था। इसका आविष्कार किया था इन्होंने, किसके लिए? तो मनोरोग के निदान के लिए। जो मनोरोग नहीं होता हम लोगों को, मनोरोग यानी मन का रोग, तो मन के रोग की प्राछुक्ति के लिए, मन के रोग की निदान के लिए मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची की आविष्कारिका हाथवे तथा मैकिनले के द्वारा विकसित किया था। ये मनोवैज्ञानिक थे लोग, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, कहता है कि किस अवस्था में जनेंद्रियां पर फोकस होता है? तो वृद्धावस्था में तो बिल्कुल नहीं भाई, लिंग प्रधानावस्था में बिल्कुल नहीं, जनेंद्रिया अवस्था में हमें अपने जनेंद्रियों पे फोकस होता है। तो ऑप्शन सी आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, मैंने पुट कर दिया ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। 25 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है ईदम, अहम, प्राहम, अचेतन। अभी मैंने आपको बताया था प्राहम के बारे में, नैतिक पक्ष क्या करता है, जिसे आपको मैंने बताया था कि मोरालिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं हम लोग, जो सामाजिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों के आलोक में सही तथा गलत का निर्णय लेता है, यानी नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, उसको में सही और गलत चुनता है, उसको हम लोग प्राहम कहते हैं। यानी अंग्रेजी में आप कह देंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो हवा, सुपर ईगो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ईदम का मतलब समझते हैं, अहम का मतलब समझते हैं। अहम को कहीं कहीं आप ईदम को कहीं कहीं उपाहम भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? अभी मैंने आपको खुफेक्सा बताया यानी कि प्लेजर, तो प्लेजर के सिद्धांत पे कौन आता था, उसी का नाम यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया है। हालांकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं इन सभी प्रश्नों को आपके समक्ष लाऊं और आपको दिखाऊं। तो समझिएगा, आनंद सिद्धांत से निर्देशित यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल
से यानी सुखेप्सा के सिद्धांत पे। कौन है सिद्धांत पे दोस्तों? ईदम आपके सही जवाब हो जाएंगे, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए ईदम जो आपका है वो सुखेप्सा के सिद्धांत पे है, यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल पे आधारित है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा साथियों 27 नंबर, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? तो अभी मैंने युंग के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडोमॉर्फी। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, ये सब आपके युंग के व्यक्तित्व के प्रकार हैं। और रोजेनमैन भी व्यक्तित्व का प्रकार बताया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। फ्रीडमैन ने भी बताया है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं टाइप सी तो आपके मॉरिस साहब ने बताया, सॉरी टाइप सी आपके मॉरिस साहब ने बताया। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा भैया, रट लीजिएगा। 28 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? अंतर्मुखी, गोलाकार, लंबाकार, आयताकार। तो मैं बता दूं, गोलाकार, लंबाकार, आयताकार, लड़कियां जब लड़कों से शादी करने जाती है तो लड़कों में सबसे पहले एक ही चीज देखती है, और वो क्या देखती होगी कि लड़का चकला है कि गोला है कि कैसा है। तो आज मैं बता दूं लड़कियों, आपको समझाने के लिए आप बिल्कुल सही लड़के का चयन कर सकते हो, या लड़के भी सही लड़कियों का चयन कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ी ना काम करती है कि उनको सही चयन करना है। तो लड़कियों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, गोलाकार, लंबाकार, आयताकार सेल्डन ने प्रस्तुत किया था, सेल्डन ने प्रस्तुत किया था। तो सेल्डन द्वारा बताया गया था शारीरिक बनावट के आधार पर। अभी मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा इसको अच्छे से। तो ये प्रश्न को अभी कर लेते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका अभी के तौर पे आप लोग ऑप्शन ए को लगाइए, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा किसके बारे में? युंग के बारे में। तो ऑप्शन ए आपके अंतर्मुखी हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। और 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको करता हूँ गोलाकार, लंबाकार और आयताकार का, क्योंकि अगला प्रश्न में हमारा इसी पे है। मैंने आज ही तो अभी जस्ट सेट किया तो याद ही मुझे। सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। तो देखिएगा, अभी गोलाकार, आयताकार, लंबाकार और क्रिस्काय। तो क्रिस्काय तो सिंपल सी बात है कि नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी ही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सेल्डन ने आयताकार, गोलाकार, लंबाकार के बारे में बताया। अब समझिएगा लड़कियों, आपके बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो आ गया है। तो देखिए, अगर कोई लड़का इंडोमॉर्फिक हो, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उसका व्यक्तित्व इंडोमॉर्फिक हो, उसकी पर्सनालिटी क्या हो, गोलाकार हो, गोलाकृति वाला हो, तो समझ जाइएगा कि वो लड़का क्या होगा, वो लड़का क्या होगा, उसका शारीरिक बनावट, उसका स्वभाव क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर तो सेल्डन ने व्यक्तित्व को डिफाइन किया, व्यक्तित्व को बांटा है। तो उन्होंने बताया है शारीरिक बनावट के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। तो जो गोलाकृति वाले होते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इंडोमॉर्फिक, इंडोमॉर्फिक याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाए तो हमें से आप प्रश्न पूछने लगते हैं। आयताकृत को अंग्रेजी में कहा जाता है मीसोमॉर्फिक, और लंबाकृत को कहा जाता है एक्टोमॉर्फिक। तो गोलाकृति वाले जो होते हैं लोग, वो मोटे होते हैं, गोल होते हैं, मोटे और गोल होते हैं। तो गोलाकार वाले लोगों को तो पसंद करना नहीं है, मोटे और गोल को नहीं पसंद करना है। आयताकार वाले लोगों के लिए तो आयताकार जिनका व्यक्तित्व रहेगा, जिनकी पर्सनालिटी आयताकार रहेगी, यानी कि मीसोमॉर्फिक रहेगा, वो कैसे रहेंगे भाई? तो वो गोलाकार वाले, एक गोलाकार वाले में एक ये भी खासियत होता है कि वो सामाजिक होते हैं और स्वभाव से अच्छे होते हैं और मिलनसार भी होते हैं। तो गोलाकार वाले को भी आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। आयताकार वाले में क्या होता है कि ये लोग मजबूत होते हैं। तो अगर आपको खूब काम करवाना है तो आयताकार पर्सनालिटी वाले को ही, उसकी व्यक्तित्व को पसंद कीजिए आप लोग, आयताकार वाले को। ये लोग खूब मजबूत होते हैं, खूब सुगठित होते हैं, साहसी भी खूब होते हैं आयताकार व्यक्तित्व वाले लोग। और लंबाकार वाले जो लोग होते हैं वो पतले होते हैं, मेरे जैसे सुकुमार होते हैं, बिल्कुल सुकुमार होते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते हैं, और वो बुद्धि में तेज होते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी बड़ाई भी कर दी। तो आपको लंबाकार वाले लड़के पसंद है या कैसे पसंद है, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार में नहीं है, ऑप्शन डी क्रिस्काय। गोलाकार, आयताकार, लंबाकार आपके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और मजाक मजाक में ही आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरह का व्यक्तित्व पसंद है, गोलाकार, आयताकार या लंबाकार। हालांकि लोग तो हर तरह के हैं, तो उनको तो छोड़ना नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? देखिए, इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2012 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोलाकार। क्योंकि बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी अभी हम लोगों ने पढ़ा किनके द्वारा था, तो कार्ल युंग के द्वारा मैंने अभी आपको समझा भी दिया है। कार्ल युंग के द्वारा या किनके द्वारा, अब आप लोग समझिए। बिल्कुल, अभी समझाया ना अच्छे से। 31 नंबर प्रश्न है आपका, रोसांग परीक्षण। देखिए ध्यान दीजिए, रोसांग परीक्षण यानी कि ये किसका है? तो मैं बता दूं, व्यक्तित्व मूल्यांकन करने का एक तकनीक है रोसांग परीक्षण।
और इसमें हम लोग प्रक्षेपी तकनीक के द्वारा अपनाते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं। रोसांग परीक्षण करके हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। और यह परीक्षण जो हुआ था, इस प्रश्न को 2012 में पूछा है दोस्तों, और 2020 में भी पूछा। जाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर में, विश्वास ना हो मेरी बातों पे तो इस परीक्षण को हरमन रोसरा द्वारा विकसित किया गया था। हरमन रोसरा का नाम आप लोग याद रखिएगा, हरमन रोसरा। तो कैसे लड़के पसंद करने हैं अब आपको ध्यान देना होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी मैंने बताया ना, प्रक्षेपी परीक्षण, यानी कि व्यक्तित्व को जानने का ऑब्जर्वेशन तरीका है। 32 नंबर देखिएगा, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? कथानक आत्मबोध के परीक्षण के निर्माता आपके मॉर्गन एवं मर्रे साहब हैं। मुर्रे साहब करने गए जी, ऑप्शन बी में है मुर्रे एवं मॉर्गन साहब। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मित्र। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 33 नंबर, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। बताइएगा, इलेक्ट्रा और इडिपस। तो इडिपस में लड़के अपने पिता, लड़का चाहता है कि पिता को मार दें और अपनी माता से विवाह कर लें। तो लड़का जो होती है वो प्रतियोगिता, लड़का जो होता है वो प्रतियोगिता करता है अपने पिता के साथ, यानी कि सेम टू सेम याद रखिएगा। और लड़कियां जो होती है वो प्रतियोगिता करती है अपनी माँ के साथ, यानी वो चाहती है कि मैं पिता को अपने प्रति अट्रैक्ट कर लूं, मैं अपने पिता से शादी कर लूं और माता को क्या कर दूं, माता के जैसा बनूं। माता मेरी जैसी है, मतलब पिताजी उसको पसंद करते हैं तो मुझे भी पसंद करें, मैं माता से वो क्या करने लगती है, प्रतियोगिता करने लगती हैं। तो लड़कियां किसके समक्ष प्रतियोगिता करती है दोस्तों, भूलिएगा नहीं, मां से करती है। और लड़के किससे करते हैं, तो अपने पिता से करते हैं, यानी कि सेम टू सेम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में, प्रश्न आपके बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। मैं बता दूं, इस प्रश्न को तो 2012 और 2018 दोनों साल पूछ दिया गया है, इसलिए मैंने डिस्कस ऑलरेडी अच्छे से कर दिया। 34 नंबर है, फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो विपरीत लिंग है, जैसे अगर लड़का है तो पिता से, और लड़की है तो, लड़का है तो माता से, और लड़की है तो पिता से क्या करता है, जुड़ाव महसूस करता है। जुड़ाव, तो लड़का किससे जुड़ाव महसूस करता है, माता से, और लड़की अपने पिता से। तो इसे कहते हैं हम लोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा होता है लड़कियों में और इडिपस होता है लड़कों में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? तो आत्म अनुदेश, अपने व्यवहार का परीक्षण, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने स्किल का ऑब्जर्वेशन, आत्म प्रबलन यानी सेल्फ रिकग्निशन, ये सब आपके लिए क्या होते हैं, आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ज्यादा वीडियो लंबी होने के कारण चैप्टर हालांकि बहुत बड़ा है, ये चैप्टर 2 आपका आत्म एवं पर्सनालिटी जो आपका चैप्टर है, आत्म एवं व्यक्तित्व, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर साल नए नए ऑब्जेक्टिव आते हैं। साइकोलॉजी में ऐसे भी नए ऑब्जेक्टिव आने का क्रेज चला हुआ रहता है, तो नए ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को फुल एनालिसिस के साथ हम लोग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने केवल 35 क्वेश्चन आया, और अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन और मैं लाऊंगा, और इसके बाद मैं आपको चैप्टर 2 का 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, जल्द से जल्द हम लोग 9 चैप्टर को अपना पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे और आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। सब्जेक्टिव का वीडियो मैं बना दूंगा। तो वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।